सबसे पहले अंशुल जी, आज तो बीजेपी ने कह दिया आपकी मिसाइल में तो फ्यूल ही नहीं है, उड़ेगी कैसे? नहीं, देखिए ये पहले भी उड़ चुकी है। 2004 की मैं बात करना चाहता हूं, जब इंडिया शाइनिंग चला हुआ था, एक बहुत बड़ा अभियान चला हुआ था धोखा देने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल विफल रहा और यूपीए 1 जीत कर आई। बहुत सारा उत्थान हुआ उस समय, गरीबों की जन कल्याण योजनाएं बनी। उस समय हुआ था कि औसत 8% ग्रोथ रेट हमें मिला था, औसत थी 10 साल की, और एक तरह से तोहफे में ये हमने 8% ग्रोथ रेट इस सरकार को दिया था, जिन्होंने इन्होंने ध्वस्त कर दिया बिल्कुल। नोटबंदी लाकर, जीएसटी लाकर, लॉकडाउन कर कर, और जिस तरह यहाँ पर जो हमने विफलताएं देखी सरकार की, कोविड महामारी के जगह लॉकडाउन हुए, एक तरह से प्रवासी मजदूर जिस तरह कफन बांध कर घर पे निकले, उस समय यहाँ पर आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी और अभी भी यही हाल है। देखिए आप बेरोजगारी का हाल, यहाँ पर देखिए महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, 7.44 है, जो 15 महीने में सबसे उछले स्तर पर है। यहाँ पर अगर कोई सब्जियां लेने जाए, दाल लेने जाए, तो सब लोग परेशान हैं। जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, वो बिल्कुल एक तरह से त्रस्त हैं यहाँ पर, और औद्योगिक उत्पादन तो हो ही नहीं रहा। तो इसके खिलाफ हमने एक मजबूत गठबंधन बुलाया है, इसका गठन हुआ है। यहां पर 2 मीटिंग हो गई है। ये कल्पना नहीं, ये कोई भविष्य नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। और इसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि भाजपा को हटाना है, क्योंकि भाजपा नफरत फैलाती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और योग्य भी नहीं है। मणिपुर की हालत आपने देखी, आपने कवर की। हरियाणा में देखिए आपने क्या हुआ वहां पर। यहां पर सांप्रदायिकता वो फैलाते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, नफरत फैलाते हैं। बल्कि यहां पर तो सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये नफरत का जहर यहां पर इस मुल्क में फैलाते हैं। तो यही उनकी विचारधारा है और उसी विचारधारा के हम खिलाफ। और एक मजबूत सशक्त संगठन, एक गठबंधन हमने तैयार किया है, ये सफल होगा। और ये वैसे भी बेचैन है। प्रधानमंत्री के आपने तो शब्द देखे, किस तरह के तुच्छ उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, इसको बदनाम करने के लिए, इसको अपमानित करने के लिए। ये कहा कि ये आतंकवादी संगठन की तुलना की गई इसके साथ। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री की एक मर्यादा होती है, उनकी एक गरिमा होती है, इनका व्यवहार ऐसे होना चाहिए, इनकी वाणी इस तरह की होनी चाहिए, इनका वक्तव्य ऐसा होना चाहिए कि इस तरह की वो बात करें। इसका अर्थ यही है, इसका निष्कर्ष यही है कि वो बेचैन है, वो घबराए हुए हैं। घबराए हुए तो वो भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता और सफलता के बाद ही थे, इससे बहुत पहले से थे, जब एक नई एकता का सृजन हुआ बिहार में, जब इन्होंने शिकस्त, एक बहुत भारी शिकस्त हुई कर्नाटक में, और वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, सीएजी रिपोर्ट तो खोल के देख ले, सीएजी रिपोर्ट की बात तो कर ले, जहां पर आयुष्मान भारत में 75 लाख लाभार्थी को एक ही नंबर से जुड़ा गया है। तो ये तो भाई भतीजे की बात ये करते हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ में उन्होंने भतीजों से ज्यादा इनको प्रेम हो गया, 2 भतीजों को उन्होंने टिकट दे दिया, रमन सिंह जी के और भूपेश बघेल जी के भतीजे को, उन्हीं के खिलाफ। तो परिवारवाद की बात ये करते हैं, भाई भतीजे की बात ये करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और एक तरह से अपने आप ही को आईना दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी और भी भाजपा। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चलता हूं। डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे, अंशुल अभिजीत जी कह रहे हैं कि ये वही वैसे ही हमारी मिसाइल टेक ऑफ करेगी जैसे 2004 में करी थी। आपको लग रही है उम्मीद इनकी मिसाइल टेक ऑफ करेगी जैसे 2004 में सरकार बना ली थी? वैसे दीपक जी, एरोस्पेस का सिटी बेंगलुरु माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2018 में जब कर्नाटक का चुनाव ये लोग जीते थे, उसके बाद ऐसे ही मिसाइल टेक ऑफ की थी। याद करिए, आज से ज्यादा नेता थे बेंगलोर की वो बैठक, याद करिए, रैली, सब एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए, हाथ मिला के खड़े थे, और फिर वो ऐसी टेक ऑफ की कि कहीं लैंड ही नहीं की। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, पता ही नहीं लगा कहां चले गए, वो सब खत्म हो गया। इसीलिए इनके सामने समस्या क्या है कि अंतर विरोधों और अविश्वास से भरे हुए ये वो लोग हैं जो कोई पहली बार सत्ता में आने का दावा नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा समय तक देश में सत्ता में रहे हुए हैं, सत्ता में रह के चुकाए हुए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हुए हैं, आतंकवाद का समर्थन करके अघाए हुए हैं, और इतना ही नहीं, कई लोग तो पद छोड़कर भगाए हुए हैं।
हैं, जैसे राहुल गांधी जी 2-2 बार छोड़ चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, तो मोदी जी जांचे परखे आजमाए हुए हैं, तपे तपाए हुए हैं। तो मुझे लगता है दोनों में कोई अंतर नहीं। अब मैं फैक्चुअल उत्तर भी दे देता हूं। जो उन्होंने कहा देश में बड़ा नफरत का माहौल है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कश्मीर की घाटी में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे होते हुए धमाके से लेके केरल में फादर टीजे जोसेफ का हाथ काट दिया जाना, स्कूल में बच्चों के सामने आकर कट्टरपंथी आतंकवादियों के द्वारा, वो थोड़ी था, वो नफरत का माहौल थोड़ी था। सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था जो सुनाई पड़ रहा था उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और पूरे देश में चेन्नई से लेके और हैदराबाद तक, चंडीगढ़ से लेके मुंबई तक, दिल्ली तक, गुवाहाटी, गुजरात, हैदराबाद, लखनऊ, फैजाबाद, नागपुर में जो बम के धमाके होते थे वो भी कुछ थोड़ी था। वो न नफरत था न डर था। जब देश के हर नागरिक को दिखता था कि बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना मत, बम विस्फोट हो जाएगा, वो डर नहीं था। उसमें तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत याद आ रहा था। और भ्रष्टाचार की मैं बात कहना चाहता हूं, कितने 2G घोटाला, कोयला घोटाला, वो सब तो छोड़िए। भारत के इतिहास में 2 ही ऐसे मौके हुए जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में साबित हो गए कोर्ट के द्वारा, और दोनों बार कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे। ये एक 1994 पीवी नरसिम्हा राव, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जब यह साबित हो गया कि उन्होंने रिश्वत देकर अपनी सरकार बचाई, पर सांसदों पे कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि विश्वास मत पर हुई वोटिंग की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर प्राप्त है। अब ये तो साबित, उस समय तो क्या मोदी जी, अमित शाह जी थे क्या, भाजपा सत्ता में थी क्या? और श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी धांधली भ्रष्टाचार का आरोपी सिद्ध करके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, तो भाजपा का नामो निशानी नहीं था। इसलिए मैंने कहा, और भारत के इतिहास में पहली बार सीधे प्रधानमंत्री आए भ्रष्टाचार के आरोप के घेरे में, तो स्वर्गीय राजीव गांधी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो भी आरोप लगाते 2014 के बाद ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे इन सब का तो इतिहास बहुत पुराना है। भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, अपराधीकरण हो, अक्षमता हो, वो सारी की सारी चीजें देश को अच्छी तरह पता है। इसलिए जो मोदी जी ने कहा, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इन 3 के ही यह प्रतीक हैं। और आज भी आप देखिए, ये मुंबई में एकत्र हो रहे हैं। देखिए कितनी मजे की बात है कि कलकत्ता में अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जिस ढंग से हत्याएं करवा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। अब बेंगलोर में आके कहते नहीं, ममता जी की जरूरत है टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब बताइए, जो कुछ भाषा छत्तीसगढ़ में जाके केजरीवाल जी बोल रहे हैं और उसके बाद दिल्ली में इनके नेता बोल रहे हैं केजरीवाल जी के खिलाफ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल जी इनके खिलाफ, तो साफ दिखाई पड़ता है कि अविश्वास से भरे हुए, अंतर्विरोध से भरे हुए इस गठबंधन पर देश की जनता के विश्वास करने का सवाल ही नहीं उठ सकता। और अंत में मैं कहूंगा, दीपक जी, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उनके पता है, डरा हुआ वो होता है जो अपने जानी दुश्मनों से भी हाथ मिला ले। इसीलिए मैंने बंगाल में कांग्रेस और ममता जी का उदाहरण दिया। डरा हुआ वो होता है जो अपने नाम का चेहरा बदलने की कोशिश करे, मुखौटा बदलने की कोशिश करे। देश की जनता देख रही है कि ये दोनों हरकतें कौन करता नजर आ रहा है। ठीक है, मैं अब ना सबको एक एक बार बोलने के बाद टाइमर लगा देता हूं, ज्यादा आसान हो जाएगा। 90 सेकंड का टाइमर लगा दिया जाए ताकि अपने सीमित समय में अच्छी बात रखी जा सके। राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई मैं तो चेहरा हूं ही नहीं, लेकिन आपकी पार्टी पोस्टर लगाती है मुंबई के अंदर, देश मांगे नीतीश कुमार, तो क्या देश वाकई नीतीश कुमार मांग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी, सवाल हमसे कई पूछे जा रहे हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा, हमारे मैनिफेस्टो क्या होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा क्या होगा, हमारा कन्वेनर कौन होगा, स्पोक्स पर्सन से लेकर के तमाम सवाल हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। ये सच है कि इन्होंने कहा यूपीए ने अपना नाम बदल लिया, लेकिन एनडीए के संस्थापक 4 सदस्यों में केवल इनका दल बचा है। इसलिए एनडीए नाम का ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी अधिकार इन्हें नहीं है। और इस एनडीए की हालत क्या है, एनडीए से हम लोगों के मतलब मोदी जी के कार्यकाल में एनडीए की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई थी। एनडीए की बैठक तब हुई जब इन्हें लगा कि इंडिया का जो ब्लॉक है ये एक मजबूत सुगठित आकार ग्रहण करने लगा है, और 26 दलों का जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव था, तो
जल्दबाजी में, हड़बड़ में इधर से उधर तोड़ करके, फोड़ करके इन लोगों ने 38 दल बना लिए। एक दल के कई टुकड़े करा करके उनको भी दलों की संख्या में जोड़ लिया। अब इनका कन्वेनर कौन है, इनसे जरा पूछ लीजिए। एनडीए तो बहुत पुराना अलायंस है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है जरा ये भी इनसे पूछ लीजिए। इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या है जरा इनसे पूछ लीजिए। इसलिए कि या तो एनडीए की जरूरत इनको नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते थे कि एक आदमी सब पर भारी है, तो मैं तो इतना कहूंगा तो फिर 38 दलों को आपने ठगने के लिए जोड़ा है। देखिए हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। 15 दलों के साथ पटना से हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत की। 26 दल बंगलुरु पहुंचे, आज 28 दल हैं। ये सिलसिला आगे जाएगा और इनके कई संगठन, वो भी जो इनके रवैये को देखते हुए उनके मन में जो उद्विग्नता है। अब उदाहरण है इसमें, पैनल में एलजेपी है, एलजेपी के 2 टुकड़े हैं और एक सीट पर दोनों का मल्ल युद्ध जारी है। तो हालत यह है कि आने वाले समय में ये तनाव और बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारे घर में झांकने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को, दीपक जी बस 30 सेकंड में ले रहा हूं। देखिए अब इनको ये पता है कि ये किसी सूरत में 24 में लौटेंगे नहीं, और देश को भी ये जानकारी होनी ही चाहिए कि विवेक देवराय का जो खतरनाक बयान है संविधान बदलने को लेकर के, जो इनकी कार्यशैली है, देश में जो सामाजिक विद्वेष इनके धार्मिक ध्रुवीकरण के नारों और इनके जो कार्यकलाप है उससे जिस तरह से बढ़ा है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से कमजोर किया गया है, मुझे ऐसा लगता है देश को भी इनसे मुक्ति चाहिए। जी न्यूज़।